वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम। आप सभी खूबसूरत बच्चों का हमारे चैनल जिसका नाम है एग्जामपुर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम सिंह करंट अफेयर्स के डेली सेशन में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज कौन सा दिन है? तो आज डेट है 5 जून। तो देख लेते हैं 5 जून से रिलेटेड कौन से वो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला न्यूज आपके सामने ये रहा। सभी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को एटलीस्ट अटेम्प्ट करो। देखो, जब तक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन पूछा है एक एक्सरसाइज के बारे में। बोला है कि इंडियन एयरफोर्स विल होस्ट इट्स बिगेस्ट मल्टीनेशन एक्सरसाइज इन विच स्टेट। भारतीय वायुसेना ने अपना सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस राज्य में आयोजित करने वाला है? यानी कि ये एक्सरसाइज हुआ नहीं है, ये एक्सरसाइज होने वाला है। कब होने वाला है? अगर क्वेश्चन पूछे कि एक्सरसाइज कब होने वाला है तो याद रखिएगा ये एक्सरसाइज होगा अक्टूबर के महीने में। ये एक्सरसाइज का आयोजन कब होने वाला है? अक्टूबर के महीने में। ये एक्सरसाइज किस जगह होने वाला है? जगह अगर पूछे तो याद रखिएगा राजस्थान के अंदर होने वाला है। राजस्थान के अंदर ये एक्सरसाइज होने वाला है। अब अक्टूबर के अंदर होगा तो अभी जो है वो डेट, एग्जैक्ट प्लेस जो है वो अभी डिसाइड नहीं किया गया है। अगर मैं पूछूं कि भैया ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, यानी कि कितने नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं, तो इसमें आपको यहाँ पे 12 नेशंस यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि 12 देश इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो एक्सरसाइज होगा इसमें 6 देश जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी और 6 देश जो है वो सिर्फ क्या करने वाली है? देखने वाली है ना। ये 6 देश जो है वो सिर्फ देखने वाली है, देखने वाली है। और जो 6 देश हैं ये पार्टिसिपेट करेंगी। और ये जो पार्टिसिपेंट देश है, यहाँ पे आपको यूएसए, यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया भी दिखाई देगा, यहाँ पे आपको यूके भी दिखाई देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको फ्रांस भी दिखाई देखने को मिलेगा। तो ये ऐसी तमाम देश जो है ये आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देने वाली है। इसका मेन मकसद क्या होने वाला है? तो ऑब्वियसली जो ऑपरेशंस के वक्त देशों के बीच में एयरफोर्स की एक कॉपरेशन को बढ़ावा देना इसका मेन मकसद होने वाला है ना। कॉपरेशन को बढ़ावा देना ये इसका एक मेन मकसद होने वाला है। अगर मैं पूछूं कि सर सब कुछ तो आपने बता दिया, आपने एक्सरसाइज का नाम ही नहीं बताया, तो याद रखना इस एक्सरसाइज का नाम जो कि जिसका आयोजन राजस्थान के अंदर होने वाला है उसका नाम क्या होने वाला है? तो तरंग शक्ति। एक्सरसाइज का नाम क्या होने वाला है? तरंग शक्ति। तरंग शक्ति इस एक्सरसाइज का नाम होने वाला है। क्या नाम होने वाला है? तरंग शक्ति। ठीक है, तरंग शक्ति इस एक्सरसाइज का नाम है। अब यहां पे बोला गया है इंडियन एयरफोर्स। अगर पूछूं मैं कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो एयरक्राफ्ट्स होती हैं उसको मैन्युफैक्चर कहां पे किया जाता है, या कौन इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है, तो याद रखना इंडियन एयरफोर्स के लिए जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा इसको मैन्युफैक्चर करने का काम कौन करेगा? तो एयरक्राफ्ट को तो मैन्युफैक्चर करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और जो इसमें लगे हुए वेपन्स होते हैं उनको कौन मैन्युफैक्चर करेगा? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, जिसके हेड के रूप में आपको समीर वी कामत देखने को मिलेगी। समीर वी कामत आपको देखने को मिलेगी। बात क्लियर? अगर मैं पूछूं हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल ही में अगर आपने पढ़ा होगा इलेक्शन से ठीक पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक सबसे बड़ी यूनिट यानी कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिट को कहां पे स्टैब्लिश किया गया था? तो बेंगलुरु के। कहां पे? बेंगलुरु के। ये बात भी आपको याद रखना है। बेंगलुरु से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज हाल ही में आए थे। बेंगलुरु के अंदर जैसे भारत का पहला मिथेन से चलने वाला बस, भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक, ठीक है, ये सब कुछ कहां से? बेंगलुरु से लॉन्च किया गया था। दुनिया की सबसे लंबी प्लेटफॉर्म आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। कहां पे? तो हुबली धड़वड़ के अंदर, जो कि आपको बेंगलुरु या कर्नाटका में देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। किससे रिलेटेड है भैया? तो इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड। अब यहाँ पे एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज का हाल ही में आयोजन किया गया था, जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज का हाल ही में आयोजन किया गया था। देखो, दुनिया की
सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज अगर मैं पूछूं, दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज। अच्छा, दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज का मतलब यह है कि जहां पे ज्यादा तादाद में देशों ने पार्टिसिपेट किया होगा। अरे यहाँ पे 12 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पे उससे ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया होगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज, ठीक है, हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन करता कौन था, याद रखना, इसका जो आयोजन करता है वो कौन था। तो इसका आयोजन करता था भैया कौन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, नाटो के नाम से जानते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, नाटो के नाम से। ठीक है, तो हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो नाटो के द्वारा किया गया। बट इसका आयोजन हुआ कहां था, आयोजन कहां पे हुआ था, आयोजन कहां पे हुआ था, तो याद रखना फिनलैंड के अंदर हुआ। फिनलैंड क्या ये वही देश है जो कि नाटो का 31वां मेंबर बना है। बिल्कुल, फिनलैंड ये वही देश है जो कि नाटो का 31वां मेंबर बना है। नाटो का 31वां मेंबर के रूप में कौन बना है, तो फिनलैंड ही बना है। अगर मैं पूछूं कि नाटो का 32वां मेंबर, नाटो का 22nd मेंबर कौन बन सकता है, तो याद रखिएगा नाटो का 22nd नंबर बनने के चांसेस किसके हैं भैया, तो वो है स्वीडन के। किसके हैं, स्वीडन के। तो नाटो के 32वां मेंबर कौन बन सकता है, स्वीडन बन सकता है। ठीक है, फिनलैंड जो है वो 31वां मेंबर बना है। और याद रखिएगा दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स एक्सरसाइज का आयोजन करता भी कौन है भैया, तो नाटो। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ दोबारा आते हैं। आपसे पूछा गया था कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक एक्सरसाइज करने जा रहा है जो कि अब उसके द्वारा किया गया हुआ सबसे बड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज होने वाला है। तो याद रखिएगा वो कौन सा हो जाएगा, तरंग एक्सरसाइज, जिसमें 12 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आपसे पूछा है कि हाल में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस 2023, 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस 2023 का इनॉग्रेशन यानी कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। ध्यान से इस प्रश्न को भैया, यहाँ पे सहकारी कांग्रेस की बात चल रही है, यानी कि यहाँ पे भैया पक्का जो है वो ट्रेड को बढ़ावा देने का बात किया जाता होगा, है ना, व्यापार को बढ़ावा देने का यहाँ पे पक्का बात किया जा रहा हो। अगर मैं पूछूं, ये तो 17वीं है, अगर मैं पूछूं 16वीं कांग्रेस का आयोजन कहां गया था, इसका जो 16वां एडिशन है इसका आयोजन कब और कहां किया गया था, तो याद रखना 16वां एडिशन का आयोजन किया गया था 2013 25 जून को इसका आयोजन किया गया था। याद रखिएगा इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था, तो इसको इनॉग्रेट किया गया था किसके द्वारा, प्रणब मुखर्जी के द्वारा। किसके, प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। एक और बात याद रखिएगा भैया, ठीक है, प्रणब मुखर्जी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अब कौन सा हो रहा है भैया, 17वां एडिशन हो रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो लिख लेना, इसका जो उद्घाटन है भैया वो किसके द्वारा किया गया है, तो वो किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भैया। नरेंद्र मोदी जी क्या हो जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री हो जाएंगे। साथ ही साथ ये कौन सा मंत्रालय संभालते हैं, तो याद रखना पब्लिक ग्रीवियंस मंत्रालय, पब्लिक ग्रीवियंस मिनिस्ट्री संभालते हैं। साथ ही साथ भैया, साथ ही साथ जो आपकी क्या होती है, जो आपकी पेंशन होती है, इसका भी जो देख रेख का जिम्मा होता है वो किसका होता है, तो प्रधानमंत्री के अंतर्गत होता है। तो पब्लिक ग्रीवेंस यानी कि पब्लिक की जो दिक्कतें होती हैं वो वाला जो मंत्रालय है वो कौन संभालते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर मैं पूछूं उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, बट इसको हेड किसने किया है, अरे जरूरी थोड़ी ना कि जो उद्घाटन करता है, जिसने उद्घाटन किया है वही हेड होगा, नहीं, उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, बट हेड कौन हो जाएंगे, अमित शाह। अमित शाह जी कौन सा मंत्रालय संभालते हैं, तो आप सभी को पता है कि होम मिनिस्ट्री कौन संभालते हैं, अमित शाह जी संभालते हैं। बट एक नई मंत्रालय बनाई गई थी, ठीक है, एक नई मंत्रालय बनाई गई थी जिसका नाम था न्यू कोऑपरेटिव अफेयर्स। एक नई मंत्रालय बनाई गई थी जिसका नाम था न्यू कोऑपरेटिव अफेयर्स। इसको भी संभालने वाले व्यक्ति कौन है, लिख लो, न्यू कोऑपरेटिव अफेयर्स। इसको भी संभालने वाले व्यक्ति कौन थे,
तो याद रखना इसको भी संभालने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, अमित शाह हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसी कोई बॉडी है जो भारत के अंदर जो कि ट्रेड को बढ़ावा देती है, तो याद रखना नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, लिख लो नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है, 1929 में। ये क्या काम करती है, तो भारत के अंदर ट्रेड को बढ़ावा देना, भारत के अंदर बायर और सेलर के बीच में एक संबंध को स्थापित करना, ये इसका काम है। तो याद रखिएगा भारत के अंदर नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1929 में होती है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, ट्रेड को बढ़ावा दिया जाता है, साथ ही साथ भाईचारा को मेंटेन किया जाता है ट्रेड की दुनिया में। ठीक है भैया। और याद रखिएगा हाल ही में जो 17वीं कोऑपरेटिव कांग्रेस है, इसके आयोजन करता कौन हो जाएंगे, इसके आयोजन किया गया किसके द्वारा, तो न्यू कोऑपरेटिव अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा, जिसके हेड हो जाएंगे अमित शाह। तो अमित शाह जी के द्वारा इसको हेड किया गया है, पर इसको उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न के बाद पास आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे भी अगले प्रश्नों को। क्या कह रहा है, हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किसके द्वारा जीती गई। बताओ, हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस देश के द्वारा जीती गई। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप हुआ कहां था। सबसे पहला मुद्दा तो ये है भैया कहां हुआ था। तो देखो, अगर मैं वेन्यू की बात करूं, अगर मैं किस जगह की बात करूं, वेन्यू किस जगह इसका आयोजन किया गया था, किस जगह इसका आयोजन किया गया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा भैया, आपका उत्तर हो जाएगा इसका आयोजन किया गया था बुसान के अंदर। आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्रेन टू बुसान मूवी देखी होगी। ठीक है, तो बुसान जो कि आपको नॉर्थ कोरिया के अंदर देखने को मिलेगा, यहाँ पे भैया इसका आयोजन किया गया था। आपने बोला ठीक है सर। अगर मैं पूछूं कि भैया जीता कौन है, जीता कौन है, तो आपको बताना होगा जीता कौन है भैया, तो इंडिया ने इसको जीता है। किसने जीता है, इंडिया ने इस कबड्डी चैंपियनशिप को जीता है। कौन सा कबड्डी चैंपियनशिप है, लिख लेना एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। कौन सा है, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप को जीता किसने है भैया, भारत ने जीता है। पूछिए अगर किसको हरा के जीता है, किसको हराया है, किसको हराया है, तो हराया किसको है भैया, ईरान को, ईरान को। अगर पूछे कि सर ये जो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुआ, ये इसका कौन सा वाला संस्करण है, यानी कि कौन सा एडिशन है, तो याद रखिएगा एडिशन कौन सा हो जाएगा, तो ये इसका एडिशन नंबर, ये एडिशन नंबर कौन सा हो जाएगा, नवा हो जाएगा, 9th एडिशन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा संस्करण होने वाला है, तो संस्करण नंबर 9 होने वाला है। संस्करण का नंबर कौन सा हो जाएगा, 9। यानी कि अभी तक 9 एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें से भारत ने कितना जीता है, तो याद रखना जिसमें से भारत ने 8 बार, भारत ने 8 बार इस चैंपियनशिप को जीता है। भारत ने 8 बार एशियन कबड्डी चैंपियनशिप को, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप को भारत ने, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप को भारत ने 8 बार जीता है। कितने बार, 8 बार जीता है। तो याद रखिएगा भैया, हु रिसेंटली वॉन एशियन कबड्डी चैंपियनशिप, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। इंडिया ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप को जीत लिया है। ठीक है भैया, इंडिया ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप को जीत लिया। तो जिसका आंसर भैया बी आया था, उसका आंसर भैया बहुत सही है। अगला प्रश्न आपके सामने ये, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है जिसके द्वारा क्या लॉन्च किया गया, जिसके द्वारा साइबर अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। कर्नाटका की अगर मैं बात करूं यहाँ पे भैया, तो आप सभी को मैंने आपको बताया अभी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका एशिया का सबसे बड़ा यूनिट, एशियाज लार्जेस्ट यूनिट को कहां पे स्टैब्लिश किया गया, तो ये स्टैब्लिश किया गया कहां पे, बेंगलुरु के, कहां पे, बेंगलुरु के पास स्टैब्लिश किया। बेंगलुरु कहां जाएगा, कर्नाटका के, ठीक है, कर्नाटका के अंदर। ये क्या बनाती है भैया, तो याद रखना ये एयरक्राफ्ट बनाती है। क्या बनाती है,
एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे हाल ही में, अगर मैं पूछूं आपसे हाल ही में मीथेन से चलने वाला, मीथेन से चलने वाला भारत का पहला ट्रक, मीथेन से चलने वाला भारत का पहला जो बस था, इसको कहां से लॉन्च किया गया? तो याद रखना, इसको लॉन्च किया गया बेंगलुरु से, बेंगलुरु से। और इसको हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई, या इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखना, नितिन गडकरी जी के द्वारा। किसके द्वारा? नितिन गडकरी जी के द्वारा, जो कि क्या संभालते हैं? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री संभालते हैं। क्या संभालते हैं? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री संभालते हैं। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से याद आया अगर आपको कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि इंडिया का रोड नेटवर्क जो है वो अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन गया। यानी कि भारत का जो रोड नेटवर्क है, भारत का जो रोड नेटवर्क है, भारत का जो रोड नेटवर्क है वो अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, वो अब दुनिया का का दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन गया, रोड नेटवर्क बन गया है, नेटवर्क बन गया है। ठीक है, रोड नेटवर्क बन गया है। पहले नंबर पे भैया यूएसए देखने को मिलेगा, दूसरे नंबर पे भैया आपको इंडिया देखने को मिलेगा। इंडिया का रोड नेटवर्क कितना हो गया है? 140 लाख, लगभग 140 लाख किलोमीटर जो है वो रोड नेटवर्क हो गया किसका? भारत का। किस तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन से चलने वाला, हाइड्रोजन से चलने वाला पहला बस, हाइड्रोजन से चलने वाला पहला बस कहां से लॉन्च किया गया था? तो याद रखना, इसको भी कर्नाटका यानी कि बेंगलुरु से लॉन्च किया गया था, यानी कि बेंगलुरु से लॉन्च किया गया था। कब? जब भारत ने इंडिया एनर्जी वीक को सेलिब्रेट किया था। अगर आपसे पूछो भैया भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो इसको कहां पे लॉन्च किया गया है? यानी कि ये बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। कहां पे? तो कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर। कहां पे? कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर। अगर मैं पूछूं भारत का पहला वाटर मेट्रो, अगर मैं यहीं पे पूछूं भारत का पहला वाटर मेट्रो, तो भारत का पहला वाटर मेट्रो आपको कहां देखने को मिलेगा? तो ये आपको कोची के अंदर, कोची यानी कि केरला से लॉन्च किया गया था, केरला। अगर मैं पूछूं भारत का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, इसको मुंबई से लॉन्च किया गया। कहां से? मुंबई से लॉन्च किया गया। मुंबई से भैया अगर आपको याद हो 2 सी टनल को भी लॉन्च किए गए थे, साथ ही साथ काला घोड़ा फेस्टिवल भी आपको यहीं पे देखने को मिलने वाला है। अब क्या बोल रहा है भैया, हाल ही में एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तमिलनाडु स्टेट के द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु स्टेट के द्वारा एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन का मेन मकसद क्या है? इस एप्लीकेशन का मेन मकसद है साइबर क्राइम्स को रोकना, है ना, यानी कि साइबर सिक्योरिटी की बात यहाँ पे की जा रही है। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करूं तो मुझे कौन कमेंट बॉक्स में बताएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी जो एक्सरसाइज है, इसका हाल ही में आयोजन कहां पे किया गया था? तो याद रखना, इसका हाल ही में आयोजन तलिनीन के अंदर किया गया था। वहां पे तलिनीन के अंदर किया गया था। तलिनीन कहां पे हो जाएगा? इस्टोनिया के अंदर। कहां पे? इस्टोनिया के अंदर। और इसको भी ऑर्गेनाइज किसने किया गया था?
तो इसको भी ऑर्गेनाइज किया था नाटो ने, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सारी बातें आपको भैया याद रखनी है। अब आते हैं भैया तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु की पुलिस के द्वारा भैया साइबर सिक्योरिटी के लिए भैया हाल ही में क्या लॉन्च किया गया भैया? तो एक साइबर अलर्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या होगा, जिसमें पुलिस को पहले से ही पता चल जाएगा और वहां पे होने वाले साइबर क्राइम्स को रोका जाएगा। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी को भैया लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना, साइबर सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखना, यहाँ पे आपको शंकर जी देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे हेड ऑफ पुलिस हो जाएंगे। हेड ऑफ पुलिस इन तमिलनाडु। हेड ऑफ पुलिस इन तमिलनाडु के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे? तो शंकर जी देखने को मिलेंगे भैया। तो इनके द्वारा ये सारे काम किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है ध्यान से देख। अगला प्रश्न बैंक से रिलेटेड है, तो बताओ क्या, कौन बताएगा मुझे बताओ। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है भैया, किसकी रिपोर्ट है देखो, तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ना। हाल ही में एक रिपोर्ट है, किसकी रिपोर्ट है? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही है। पहली बात क्या की गई है? पहली बात की गई है कि भैया, जैसे पहली बात जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है कि विच इंडियन बैंक हैव बिकम द फोर्थ मोस्ट वैल्यूएबल बैंक अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग रिपोर्ट 2023। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का कौन सा भारतीय बैंक चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है दुनिया के अंदर? तो अगर मैं पूछूं दुनिया के अंदर, तो दुनिया के अंदर सबसे मूल्यवान, सबसे वैल्यूएबल बैंक की बात करूं, सबसे वैल्यूएबल बैंक की बात करूं, सबसे वैल्यूएबल बैंक की बात करूं, तो इसमें आपको जेपी मॉर्गन देखने को मिलेगा। कौन? जेपी मॉर्गन। इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, वो 400 बिलियन से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। सोच रहे हो, 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एग्जैक्टली बता दूं तो 417 बिलियन डॉलर है। कितने? 417 बिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पे भैया आईसीबीसी। आईसीबीसी एक बैंक है, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे पे है भैया बैंक ऑफ अमेरिका। कौन सा है? बैंक ऑफ अमेरिका। और चौथे पोजीशन पे आपको कौन देखने को मिलेगा? तो चौथे पोजीशन पे भैया आपका एचडीएफसी बैंक देखने को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक। ठीक है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी हो गई अब? 172 बिलियन डॉलर। 172 बिलियन डॉलर। यार कोई भी बैंक बड़ी या छोटी कब होगी? जब उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा होगा या छोटा होगा। तो सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन कौन से बैंक का हो जाएगा? तो भैया जेपी मॉर्गन, उसके बाद आईसीबीसी, उसके बाद भैया बैंक ऑफ अमेरिका, उसके बाद भैया एचडीएफसी बैंक। अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूं यहाँ पे, अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूं, तो एचडीएफसी बैंक, ठीक है, बैंकों की सूची में, एचडीएफसी बैंक बैंकों की सूची में भैया, बैंकों की सूची में बात करूं तो बैंकों की सूची में भी ये नंबर 1 पे आ गई है। नंबर 2 पे भैया आईसीआईसीआई बैंक देखने को मिलेगा। एचडीएफसी नंबर 2 पे आईसीआईसीआई बैंक देखने को मिलेगा। और नंबर 3 पे आपको भैया कौन देखने को मिलेगा? एसबीआई देखने को मिलेगा। इनके इंडिया के अंदर बैंकों की सूची बात करूं तो इंडिया के अंदर बैंकों की सूची में जो ये है वो नंबर 1 पे देखने को मिलेगा। उसके बाद भैया आईसीआईसीआई बैंक देखने को मिलेगा, जिसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? इसका 172 है, तो इसकी 80 है और इसका 62 है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंपनीज की, ओवरऑल इंडिया की कंपनीज की, तो कंपनीज में भी भैया इसने उछाल मारा है। कितना? तो पहले नंबर पे आपको 212 बिलियन डॉलर्स की, 212 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ आपको रिलायंस देखने को मिलने वाला है। कौन? रिलायंस देखने को मिलने वाला है। दूसरे नंबर पे भैया कौन हो जाएगा? एचडीएफसी होने वाला है। ठीक है, कितना है भैया इसका? 172 बिलियन डॉलर्स। और तीसरे नंबर पे भैया आपको कौन देखने को मिलेगा? टीसीएस, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर मैं यहीं पे एचडीएफसी बैंक की बात करूं, अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो याद रखिएगा, एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब होती है? तो 1994 को इसकी स्थापना होती है। और अटानु चक्रवर्ती आपको यहाँ पे चेयरपर्सन के रूप में देखने को मिलेंगे। किस रूप में? चेयरपर्सन के रूप में देखने। अब रिपोर्ट से रिलेटेड बातें हैं, तो कुछ रिपोर्ट से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। हाल ही में हमने पढ़ा भी था, बल्कि
ठीक है, तो रिवीजन हो जाएगा। अगर मैं पूछूं टेररिज्म इंडेक्स की कि सबसे ज्यादा टेररिज्म वाली कंट्री कौन सी हो जाएगी, सबसे ज्यादा टेररिज्म कहाँ पे हो जाएगा, तो नंबर 1 पे भैया आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। कौन? अफगानिस्तान, जहां पे आपको तालिबान देखने को मिल रहा है, अफगानिस्तान। नंबर 6 पे आपको भैया पाकिस्तान देखने को मिलेगा। कौन भैया? पाकिस्तान देखने को मिलेगा। और नंबर 13 पे आपको भैया यहाँ पे इंडिया देखने को मिलेगा। कौन? इंडिया। ठीक है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट ने क्या बोला? इस रिपोर्ट ने बोला, यूएस यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट थी, उसने क्या बोला, दुनिया के अंदर वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप पे, तो नंबर 1 पे भैया लिख लेना, नंबर 1 पे एमआईटी। एमआईटी कहाँ की हो जाएगी? यूएसए की हो जाएगी। ठीक है। दूसरे नंबर पे भैया कैम्ब्रिज थी, कैम्ब्रिज थी भैया दूसरे नंबर पे। ठीक है। और 149 पे आपको आईआईटी बॉम्बे देखने को मिलेगा। कौन? आईआईटी बॉम्बे देखने को मिलेगा। अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं पूछूं हाल ही में एक और रिपोर्ट आई थी, कौन सी रिपोर्ट थी भैया? तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी वेपन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? वेपन से रिलेटेड। कौन सी देश कितनी वेपन्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, तो इसमें दो बातें बताएगी। इंपोर्ट के बारे में बताएगी, कौन सा देश सबसे ज्यादा वेपन को इंपोर्ट कर रहा है, और बताया गया कि कौन सा देश सबसे ज्यादा वेपन को बेच रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इंपोर्ट के मामले में भैया नंबर 1 पे कौन है? इंडिया है। नंबर 1 पे इंडिया है। और याद रखना 46% वेपन इंडिया किससे खरीद रहा है? रशिया से खरीद रहा है। ठीक है। उसके बाद भैया दूसरे नंबर पे कौन था? सऊदी अरेबिया। कौन था भैया? सऊदी अरेबिया। यानी कि सऊदी अरेबिया दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा वेपन्स को खरीद रहा है। एक्सपोर्ट की बात करूं तो भैया, तो नंबर 1 पे कौन सा हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। यानी कि यूएसए सबसे ज्यादा वेपन्स को बेच रहा है। सबसे ज्यादा वेपन्स को कौन बेच रहा है? तो यूएसए बेच रहा है। अगर मैं पूछूं, अगर मैं पूछूं क्या पासपोर्ट इंडेक्स की बात, या लिखो यहाँ पे टॉम इंडेक्स, टॉम इंडेक्स के बारे में बात करूं, तो टॉम इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो टॉम इंडेक्स क्या बताता है कि किस देश में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, किस देश में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। तो इसमें भैया नंबर 1 पे कौन सा हो जाएगा? नंबर 1 पे हो जाएगा इंडिया। नंबर 2, सॉरी, टॉम इंडेक्स ने क्या बोला भैया? किस शहर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, तो नंबर 1 पे कौन सा होने वाला है? लंदन, यानी कि भैया यूके। और नंबर 2 पे कौन सा होने वाला है? बेंगलुरु। कौन सा होने वाला है? बेंगलुरु। जिन बच्चों को सभी रिपोर्ट्स के बारे में जानना हो, सभी रिपोर्ट्स के बारे में, जितने भी रिपोर्ट्स हाल ही में रिलीज किए गए हैं, तो कल वाली वीडियो एक बार आप देख लेना, उसमें मैंने सभी रिपोर्ट्स को डिस्कस किया है। ठीक है। सभी रिपोर्ट्स को बारीकियों से डिस्कस किया। ठीक है। तो ये भी, इन भी बातों को याद रखना। बाकी और बहुत सारी रिपोर्ट्स है, जैसे पासपोर्ट से रिलेटेड है, हंगर इंडेक्स है भैया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है भैया। ठीक है। उसके बाद जेंडर गैप है भैया, बहुत सारे इंडेक्स है। ठीक है। तो ये सारी बातों को आपको याद रखना है। बाकी जो बच्चों को इंडेक्स से रिलेटेड बातें याद रखनी है, तो कल वाला सेशन एक बार आप जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि विच स्टेट रिसेंटली स्टार्टेड वन टैप वन ट्री कैंपेन। हाल ही में किस राज्य के द्वारा वन टैप वन ट्री कैंपेन को शुरू किया गया? देखो, कैंपेन जो है प्यारे बच्चों कब से कब तक चलेगा? 1 से 7 जुलाई के बीच में कैंपेन को शुरू किया गया है। इस कैंपेन को कहां शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है। वन टैप है भैया कैंपेन का नाम, वन टैप वन ट्री कैंपेन, वन टैप वन ट्री। यानी कि भैया अगर मैं वन टैप की बात करूं, तो यानी कि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश स्टेट है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, वो क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि सभी घरों में, यानी कि हर घर जल की बात यहाँ पे की जाए, हर घर जल की यहाँ पे बात की जा रही है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। हर घर जल, यानी कि भैया वन टैप। यहाँ पे भैया क्या कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार कि जो गांव वाले एरिया है ना, जो गांव वाले एरिया है, वहां पे हर घर के अंदर, हर घरों के अंदर भैया, हर घरों के अंदर हम क्या करेंगे? टैप वाटर पहुंचाएंगे, यानी कि एक टैप तो जरूर लगाएंगे। ठीक है। इससे क्या होगा भैया? सबको पानी मिलना चाहिए, सबको पानी का अधिकार है। तो हर गांव वाले एरिया में, हर घरों में हम टैप लगाएंगे, और एक दिन में लगभग 40,000 टैप लगाएंगे। कितने टैप? 40,000 टैप लगा देंगे। ठीक है। इससे क्या होगा? जिससे गांव वाले जो एरिया है, जहां पे हर घरों में नल का पानी नहीं पहुंच पाया, वहां पे नल का पानी पहुंच जाएगा।
दूसरा इन्होंने मुहिम चलाया है वन ट्री, जिसमें ये लोग क्या करने वाले हैं भैया, हर घरों में टैप लगा रहे हैं, नलका लगा रहे हैं, तो हर घर में पौधा भी पहुंचा सकते हैं। तो भैया यहाँ पे ईच हाउस में, ईच हाउस को भैया सरकार के द्वारा, ईच हाउस को सरकार के द्वारा एक पौधा दिया जाएगा। जिससे क्या होगा भैया, जिससे क्या होगा, हमारा जो इन्वायरमेंट है, या मैं कहूँ जिससे जो ग्रीनरी है प्यारे बच्चों, वो उसको बढ़ावा मिलने वाला है, और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है, तो हाल ही में अगर आपको याद हो, उत्तर प्रदेश के द्वारा कुछ और भी स्कीम्स को लॉन्च किया गया था। जैसे उत्तर प्रदेश के द्वारा एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन, इसके अंदर क्या होने वाला था, इसके अंदर भैया उत्तर प्रदेश के अंदर जो एकदम खतरनाक वाले केसेस है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर रेप के केसेस है, उत्तर प्रदेश के अंदर भैया मर्डर के केसेस हो रहे हैं, या वो केसेस जो कि बच्चों के खिलाफ हो रहे हैं, जो कि पॉक्सो एक्ट के तहत आते हैं, ठीक है, उन केसेस को जल्दी रफा दफा करना, उन केसेस को जल्दी, मतलब न्याय जल्दी मिलना भी, इन केसेस के अंतर्गत जितने भी केसेस होंगे उनको 30 दिन के अंदर, 30 दिनों के अंदर भैया न्याय मिलेगा। 30 दिनों के अंदर जो दोषी होंगे उनको उनको भैया जेल मिलेगा, और जो जो उनके साथ हुआ है उनको न्याय मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आपको याद हो, गंगा विला, गंगा विला, ठीक है, जो कि क्या था भैया, एक क्रूज था। इसको कहां से लॉन्च किया गया था, तो उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगर आपको याद हो, रामालैंड, कौन सा लैंड, रामालैंड, रामालैंड बनाया जा रहा है, ठीक है। कैसा रामालैंड भैया, तो जैसा डिज्नीलैंड है ना, जैसा डिज्नीलैंड है आपने टीवी वगैरह में देखा था, वैसे ही रामालैंड कहाँ पे बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, उत्तर प्रदेश के अंदर इसको लॉन्च किया गया है भैया। किसको लॉन्च किया गया है, तो वन टैप वन ट्री स्कीम को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अगला प्रश्न कह रहा है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, हर साल अंतरराष्ट्रीय संसदीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। संसदीय दिवस की बात की जा रही है, जल्दी बताओ, हर साल संसदीय दिवस किस साल को मनाया जाता है। अगर मैं 21 जून की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे 21 जून की बात करूं, चलो यहाँ पे बात करते हैं। अगर मैं 21 जून की बात करूं, 21 जून को क्या मनाया जाता है, योगा दिवस। क्या मनाया जाता है, योगा डे को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया, तो याद रखना, पहली बार 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया, पहली बार मनाया गया किसको, योगा दिवस को। इस बार का थीम क्या होने वाला, योगा दिवस का इस बार का थीम क्या होने वाला, तो याद रखना, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, कुटुंबकम, ठीक है, यानी कि योगा फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, योगा फॉर ऑल। और यही थीम अगर आपको याद हो G20 की भी, यही थीम किसकी है, G20 की भी है। अगर मैं पूछूं योगा के लिए सबसे पहले गुजारिश, सबसे पहले आग्रह किसके द्वारा किया गया था, गुजारिश किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना 69 नंबर का सेशन चल रहा था, 69 नंबर का सेशन चल रहा था किसका, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, ठीक है। और वहां पे भैया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कहा गया था कि एक ऐसा दिवस होना चाहिए जो कि योगा को प्रमोट करता हो, ठीक है। तो योगा को प्रमोट करने के लिए एक दिवस तो होना ही चाहिए। उसके बाद भैया, उसके बाद कौन सा डेट था, उसके बाद डेट था भैया 23 जून। 23 जून की अगर मैं बात करूं, 23 जून की अगर मैं बात करूं, 23 जून, तो 23 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो याद रखना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर मैं बात करूं, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो स्थापना होती है वो कब होती है, तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है 23 जून 1894 में, ठीक है। 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है। क्या ये वही बॉडी है जो कि ओलंपिक्स को कराता है, बिल्कुल ये वही बॉडी है जो कि ओलंपिक्स को कंडक्ट कराता है, जिसका मुख्यालय आपको भैया लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। कौन, लॉसेन स्विट्जरलैंड, लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर आपको इसका मुख्यालय देखने को मिलने वाला है। और याद रखिएगा, थॉमस
बुश आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। और ये वही बॉडी है भैया जो कि हर 4 साल में ओलंपिक्स को कंडक्ट कराती है। अगर आपसे पूछे सबसे पहला ओलंपिक्स कौन सा खेला गया था और कब खेला गया था? सर ये आपने कौन सा क्यों बोला? तो देखिए ओलंपिक्स के ना 4 प्रकार। एक होता है समर ओलंपिक्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, समर होता है। एक होता है विंटर, एक होता है भैया पैरा ओलंपिक्स, एक होता है भैया कौन सा, एक होता है आपका कौन सा, तो यूथ ओलंपिक्स। इसमें याद रखना 15 से 18 साल तक के बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई? 2010 में। तो सबसे नया ओलंपिक्स कौन सा हो जाएगा? तो यूथ ओलंपिक्स। और सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? समर ओलंपिक्स। तो पुराना जो सबसे पहला ओलंपिक्स कब खेला गया? तो वो खेला गया समर ओलंपिक्स। और ये कब खेला गया भैया? ये खेला गया है 1896 में। और ये खेला कब गया है? तो याद रखना भैया, ये खेला कहाँ गया है? तो ग्रीस के अंदर। और ग्रीस के अंदर कहाँ पे भैया? तो जगह का नाम हो जाएगा एथेंस। एक एथेंस नाम का शहर है, यहाँ पे सबसे पहला ओलंपिक्स जो है ये खेला गया है। ठीक है, तो ओलंपिक से रिलेटेड ये बातें आपको याद रखनी है। बाकी बातें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि भैया भारत की तरफ से पहला पदक किसने हासिल किया, ये इससे रिलेटेड जितने भी बातें हैं ये मैंने आपको बता दी है। उसके बाद दूसरा डेट क्या आता है भैया? दूसरा डेट यही बात कर लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट डेट है भैया यहाँ पे कौन सा? तो 27 जून को। 27 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो याद रखना 27 जून को एमएसएमई दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। 27 जून की बात करूं, 27 जून, ठीक है। तो एमएसएमई का मतलब क्या हो जाएगा? माइक्रो स्मॉल, माइक्रो एम से हो जाएगा भैया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसका क्या होने वाला है? फुल फॉर्म होने वाला है। मीडियम इंटरप्राइजेस इसका फुल फॉर्म होने वाला है। इसके मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? इसके यूनियन मिनिस्टर कौन हो जाएंगे भैया? तो इसके यूनियन मिनिस्टर होने वाला है कौन? तो नारायण राणे। ठीक है। अब क्या आ रहा है भैया? 30 जून। क्या आ रहा है? 30 जून। तो याद रखना 30 जून को हमने क्या सेलिब्रेट किया? तो 30 जून को हमने सेलिब्रेट किया पार्लियामेंट्री, क्या? संसदीय दिवस, पार्लियामेंट्री डे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे। इस बार का थीम क्या है भैया? तो पार्लियामेंट फॉर प्लैनेट, पार्लियामेंट फॉर द प्लैनेट। यानी कि भैया यहाँ पे बात की जा रही है कि अब देखो पार्लियामेंट, संसद क्या करता है? किसी भी देश में संसद का काम है वहां पे कानून बनाना। अब कानून अगर एनवायरमेंट को बचाने वाला हो, कानून अगर ऐसा हो जो कि सबके भले के लिए हो, तो ज्यादा बेहतर है। तो पार्लियामेंट फॉर द प्लैनेट जो है ये इस बार का थीम होने वाला है। अगर मैं बात करूं 29 जून, तो अगर आपको याद हो 29 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे को हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं। किसके याद में? तो याद रखना पीसी महालोविस के याद में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। इनके द्वारा अगर आपको याद हो 1931 में कोलकाता के अंदर इंडियन स्टैटिस्टिकल सोसाइटी इंस्टीट्यूट को स्थापित किया गया था। साथ ही साथ ये वही व्यक्ति है जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान लेके आते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान कौन लेके आते हैं? 5 ईयर प्लान किसके द्वारा लाया जाता है? तो याद रखना पीसी महालोविस जी के द्वारा ही। ठीक है। तो 30 जून आपको सही उत्तर होने वाला है। ठीक है भैया, 30 जून आपको बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है? विच स्टेट रिसेंटली अनाउंस्ड टू इंक्लूड अ चैप्टर ऑन सावरकर के ऊपर, है ना। हाल ही में किसी राज्य के द्वारा क्या कहा गया है कि भैया हम सावरकर को अपने पाठ्यक्रम में इंक्लूड करेंगे, यानी कि अपने यहाँ पे जो किताबें होती हैं उसमें हम क्या करेंगे? पाठ्यक्रम में सावरकर को ऐड करेंगे। अगर मैं सावरकर जी की बात करूं तो सावरकर जी भी ये कहां से बिलोंग करते थे? कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे? हिंदू महासभा, लिख लेना, हिंदू महासभा।
इनका जन्म कब होता है? तो याद रखिएगा 28 मई 1883। 28 मई 1883 में इनका जन्म होता है और इनका देहांत कब होता है? 1966 में। इनको भैया काला पानी की सजा कब होती है? तो याद रखना 1911 में। 1911 में इनको अंडमान निकोबार जेल में, अंडमान एंड निकोबार जेल के अंदर बंद किया जाता है। यानी कि इनको सजा जो होती है भैया वो कब होती है? 1911 में। ठीक है, 1911 में। अगर मैं पूछूं यहीं पे, अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पे कि भैया इनके ऊपर कोई बायोग्राफी लिखी गई थी, उसका नाम क्या हो जाएगा? इनके ऊपर जो बायोग्राफी लिखी गई थी उसका नाम क्या हो जाएगा? तो लिख लेना बैरिस्टर सावरकर। क्या नाम होने वाला है? बैरिस्टर सावरकर। ठीक है, तो भैया हैप्पी वाला बर्थडे हम कब मनाते हैं? 28 मई को मनाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ भैया मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ये डिसाइड किया गया है कि इनकी जो 12वीं और 10वीं की क्लास की पुस्तक है उसमें हम इनकी बायोग्राफी का एक चैप्टर जो है, इनकी बायोग्राफी, इनका जो जीवन, इनका जो जीवन रहा है, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है भैया, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, फ्रीडम के लिए, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो बी आप ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होने वाला है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से देखो भैया। अगला प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग 2023। 2023 फीफा रैंकिंग के अनुसार भारत का रैंक क्या होने वाला है? जल्दी बोलो। देखो, फीफा की बात आई है भैया, फीफा, ठीक है, फीफा की बात आई है। तो अगर आपको याद हो साल 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ये कहां पे हुआ था भैया? ये हुआ था कतर के अंदर। सबसे महंगा फीफा वर्ल्ड कप यही था। ठीक है, मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? याद रखना ब्राजील ने जीता है। किसने जीता है? ब्राजील ने। कितनी बार? 5 बार। ठीक है, साल 2022 में किसने जीता भैया? साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप को किसने जीता? तो याद रखना अर्जेंटीना ने जीता है। किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। हराया किसको है भैया? हराया किसको है? तो हराया है फ्रांस को। किसको हराया है? फ्रांस को। अगर पूछूं भैया गोल्डन बॉल, गोल्डन बॉल भैया बोलो, गोल्डन बॉल किसको मिला है? तो गोल्डन बॉल मिला है भैया लियोनेल मेस्सी को। किसको मिला है? लियोनेल मेस्सी को। ये कहां से खेलते हैं? अर्जेंटीना से खेलते हैं। अगर मैं पूछूं गोल्डन ग्लव्स किसको मिला है? गोल्डन ग्लव्स किसको मिला है? ये लिख लेना अर्जेंटीना के मार्टिनेज को। किसको मिला है? अर्जेंटीना के मार्टिनेज, अर्जेंटीना। ठीक है, अगर मैं पूछूं गोल्डन शूज किसको मिला है? गोल्डन शूज किसको मिला है? तो याद रखना फ्रांस के काइलिन एम्बाप्पे को। लिख लेना काइलिन एम्बाप्पे को। ठीक है, अगर मैं पूछूं यहीं पे कि फीफा 2022 में ट्रॉफी को किसके द्वारा अनावरण किया गया था, यानी कि ट्रॉफी को इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था? ट्रॉफी को इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा दो लोग थे। एक थे भैया स्पेन के, एक थे भैया एक्स स्पेन के एक्स गोलकीपर, स्पेन के एक्स गोलकीपर, जिनका नाम क्या था? इनका नाम था आइकर कैसिलियस। क्या नाम था? आइकर कैसिलियस। ठीक है, और दूसरी कौन थी? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। अगर मैं पूछूं फीफा 2023 के अंदर जो मैस्कट था वो क्या था? मैस्कट, मैस्कट क्या था भैया? तो लाइव था। क्या था भैया? लाइव जो है इसका मैस्कट था। अब क्या बोल रहा है? फीफा रैंकिंग आई है। फीफा रैंकिंग में भैया इंडिया की रैंक कितनी हो गई है? 100 हो गई है। हाल ही में अगर आपको याद हो लेबनान को हराया था हमने। किसको हराया था? लेबनान को भी हराया था और न्यूजीलैंड को पीछे छोड़ा है भैया। न्यूजीलैंड को हमने पीछे छोड़ा।
भैया नंबर 1 पे कौन हो जाएगी? नंबर 1 पे हो जाएगी अर्जेंटीना। कौन हो जाएगी? अर्जेंटीना। नंबर 2 पे कौन हो जाएगी भैया? फ्रांस। नंबर 2 पे हो जाएगी फ्रांस। और 100 पे कौन हो जाएगा भैया? 100 पे होने वाला है इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा गौरव की बात है भारत के लिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है कि हो जाएगी, गौरव की बात हो जाएगी भारत के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, नेशनल डॉक्टर्स डे। हर साल हम नेशनल डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? फटाफट बताओ। हर साल भारत नेशनल डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट करता है? हर साल भारत नेशनल डॉक्टर्स डे कब सेलिब्रेट करता है? तो याद रखना, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बिधन चंद्र रॉय। क्या नाम था? बिधन चंद्र रॉय, जिनका जन्म कब होता है? 1 जुलाई 1882 में। और इनकी डेथ कब होती है? तो 1 जुलाई 1966 में। यानी कि सेम डेट को, देख रहे हो कोइंसिडेंस, सेम डेट को इनका बर्थ होता है और सेम डेट को भी इनकी डेथ होती है। ठीक है, इनका नाम क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र रॉय। क्या नाम हो जाएगा? इनका नाम क्या हो जाएगा? बिधन चंद्र रॉय। कौन सा नाम हो जाएगा? बिधन चंद्र रॉय, सॉरी, बिधन चंद्र रॉय इनका नाम होने वाला। इनका जन्म होता कहाँ पे भैया? तो याद रखना, इनका जन्म होता है कहाँ पे? बिहार। बिहार के अंदर इनका जन्म होता है। अब इनके जो मेडिसिन के फील्ड में इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेडिसिन के फील्ड में इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको देखते हुए 1961 में 1961 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हीं के नाम से प्यारे बच्चों, इन्हीं के नाम से देखो, इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में किसके? तो बिधन चंद्र रॉय जी के बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में नेशनल डॉक्टर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा, ये वेस्ट बंगाल के अंदर सीएम के पद पे भी रह चुके हैं। किसके पद पे? सीएम के पद पे भी रह चुके हैं। कितने साल का इनका कार्यकाल रहा है भैया? कार्यकाल कितने साल का रहा है? तो याद रखना, ये 14 साल सीएम के रूप में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सारी पॉइंट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, डेट्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब कुछ वन लाइनर्स से आपको रूबरू कराता हूँ। आज के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को देख लेते हैं। पहला वन लाइनर्स भैया आपको ये कौन देखने को मिलेगी? मैरी कॉम। कहाँ से है? मणिपुर से है मैरी कॉम। इनको भैया हाल ही में एक इवेंट हो रहा था। ये इवेंट कहाँ हो रहा था? यूके के अंदर। और यहाँ पे फिर बच्चों, यहाँ पे इनको क्या मिला है? तो इनको ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? तो ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। किसको? मैरी कॉम को। जो कि कौन से खेल से संबंध रखती है? तो याद रखना, ये संबंध रखती है किससे? बॉक्सिंग से। ठीक है, मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है भैया, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम लिख लो। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के डिप्टी चीफ के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? डिप्टी चीफ के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? तो याद रखना, हॉलिंग सू। किसकी नियुक्ति हुई है? हॉलिंग सू। अगला प्रश्न भैया एक रिपोर्ट से रिलेटेड है, सॉरी एक स्कीम से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी की, ठीक है, तो भैया भारत के अंदर भैया एक रिपोर्ट आया था कि कौन सा वो सीएम है जिसकी सबसे ज्यादा संपत्ति है, यानी कि सबसे ज्यादा एसेट किसके पास है। उसमें नंबर 1 पे कौन थे भैया? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। कौन थे? वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी। कौन थे भैया? वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हो जाएंगे। और इसमें लास्ट कौन थी भैया? इसमें लास्ट कौन थी? तो लास्ट थी ममता बनर्जी। कौन थी भैया? ममता बनर्जी जो है ये लास्ट पोजीशन पे थी। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा एसेट किसके पास है? आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी जी, जो कि यहाँ पे सीएम के पद पे देखने को मिलेंगे। अब इनके द्वारा साल 2022 में, लिख लीजिए, इनके द्वारा साल 2020 के अंदर एक स्कीम को शुरू किया गया था। स्कीम का नाम क्या हो जाएगा? तो जगन्ना अम्मा वोदी। इसके अंदर क्या हो जाता है? बात इसके अंदर होता क्या है कि जो जो महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं, उनको 15,000 पर ईयर उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है,
अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का काम करता है। किसको? तो उन महिलाओं को जो कि अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो उनके खर्चे वर्चे के लिए ये काम किया जाता है। याद रखना ये इसका चौथा संस्करण होने वाला है, यानी कि ये आज का स्कीम नहीं है, ये 2020 का स्कीम होने वाला है। तो ये चौथी बार इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, तो कहां पे लॉन्च किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के अंदर इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न देखो, हाल ही में फ्रांस के द्वारा अपना पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? वीमैक्स। ठीक है, वीमैक्स क्या है भैया? तो फ्रांस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये फ्रांस का पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन होने वाला है। ये क्या करता है? देखो, जैसे जो आपने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में सुना होगा, जो कि एक टारगेट को हिट करता है। जैसे ये बैलिस्टिक मिसाइल दिख रहा है आपको, ये बैलिस्टिक मिसाइल देख रहे हो या क्रूज मिसाइल दिख रहा है। ठीक है, ये एक ही टारगेट को हिट करेगा। आपने अगर टारगेट हिट कर दिया तो ये डायरेक्टली जाएगा इस टारगेट को हिट कर देगा। ठीक है, यानी कि दागो या भूल जाओ। बट अगर मान लो इसने अपना डायरेक्शन चेंज करके यहां कर लिया, तो ये भी फिर भी ये यही हिट करने वाला है। बट इसके बाद क्या है भैया? हाइपरसोनिक, ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता है, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये जरूरत के हिसाब से अपना डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है इसके मुकाबले। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। उसके बाद देखो, वर्जिन गैलगैटिक एक प्राइवेट कंपनी है, कहाँ की? ठीक है, लिख लेना। वर्जिन गैलगैटिक जो है ये प्राइवेट स्पेस कंपनी है। अरे प्राइवेट स्पेस कंपनी का मतलब जैसे जैसे भैया आपका क्या है? स्पेसएक्स है। स्पेसएक्स भी तो प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो याद रखना गैलगैटिक जो है, वर्जिन गैलगैटिक जो है प्राइवेट स्पेस कंपनी है। इसके द्वारा अपना पहला कमर्शियल स्पेस फ्लाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। देखो, इसके द्वारा कमर्शियल फ्लाइट को लॉन्च किया गया था। ये लोग क्या करते हैं भैया? ये लोग लोगों को स्पेस में घुमाने का काम करते हैं, और घुमाने के बदले भैया इनको बहुत मोटी रकम मिलती है। तो हाल ही में भैया याद रखना, वर्जिन गैलगैटिक जो कि यूएसए की स्पेस कंपनी है, यूएसए की प्राइवेट स्पेस कंपनी है, इसके द्वारा अपना पहला कमर्शियल स्पेस फ्लाइट सक्सेसफुली लॉन्च भी किया। वो फ्लाइट वापस भी आ चुकी है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? गैलगैटिक फर्स्ट। इसका नाम क्या हो जाएगा? गैलगैटिक फर्स्ट होने वाला है। तो यहां तक आज का सेशन रखते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लासेस समझ में आई होगी। आपकी क्लास से रिलेटेड जो भी डाउट है उसे आप कमेंट बॉक्स में प्लीज शेयर कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि हम समय का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। अभी तक हम सिर्फ 20 मिनट 25 मिनट की क्लासेस देख रहे थे, बट आज से जो है वो लगभग 1 घंटे की सेशन जो है वो रोजाना होने वाली है। ठीक है, तो आप क्लास से रिलेटेड जो सजेशन से प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर शेयर करिएगा, ताकि इससे बेहतर, इससे ज्यादा सुधार किया जा सके क्लास में, और आपको बेहतरीन कंटेंट से नवाजा जाए। तो मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। मैं शुभम सिंह आपसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।